नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक चैप्टर जो कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में और ये एक पूरा एक चैप्टर है जिसे हम 3 पार्ट में, एक पार्ट में एमसीक्यू होगा, 2 पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, 3 पार्ट में हम लोग ये पूरा चैप्टर समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, कहता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द इनकम अर्न बाय एन इंडिविजुअल थ्रू द ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी विच में कंसिस्ट ऑफ ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फ्लैट, rental shop or land attached to it, and this act is governed by section 22 to 27 of income tax act 1961। देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में करदाता, अगर करदाता किसी मकान का स्वामी है, यानी करदाता के पास अपने नाम से कोई मकान है, ठीक है, और उस मकान को उसने जो है किराए पर दिया है, या उस मकान में कोई दुकान के लिए किराए पर दिया है, या उससे लगी हुई, मकान से लगी हुई कोई ज़मीन है उसको किराए पर दिया, उससे कुछ अर्न हो रहा है, ये सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ये इस प्रकार की जितनी भी इनकम होगी वो सब हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आय शीर्षक में आएगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे ज़रूरी है कि करदाता यानी टैक्स पेयर जो होगा वो मकान का स्वामी होना चाहिए और उस मकान को वो किराए पर किसी को दे दे, तो किराए से जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। इनकम टैक्स के अंतर्गत हाउस शैल बी ओन बाई टैक्स पेयर और एसएससी। जो घर है या मकान है, जो भी हाउस है, वो करदाता का खुद का होना चाहिए। यदि करदाता ने उस मकान को किराए पर लिया है या फिर किराए पर लेकर, किराए पर लिया और दूसरे को किराए पर दिया है, इसको उप किराएदारी कहते हैं, यानी सब टेनेंट कहते हैं। और ऐसे किराए पर लेकर और किराए पर दिया उस किराए से होने वाली आय जो होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम टैक्स का 5वां स्रोत हेड है। इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स में 5वां शीर्षक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसी में वो इनकम जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो हाउस शैल बी ओन बाय टैक्स पेयर, कि मकान जो होना चाहिए टैक्स पेयर का होना चाहिए, उससे कुछ इनकम हो गई, उस मकान को वो दूसरे को रहने के लिए दे, किराए पे दे, कुछ भी करने के लिए दे रहा है, या उससे संबंधित कोई ज़मीन है उस मकान के आसपास सटी हुई, उससे कोई किराया वगैरह मिल रहा है। हम मकान को जो है कई कैटेगरी में बांट देते हैं कि मकान के यूज़ के हिसाब से। देखिए, पहला तो हो जाएगा कि किराए पर मकान दिया गया है, और वो किराए पर किस लिए दिया, क्या यूज कर रहा है, उससे कोई मतलब, किराए पर दे दिया गया। दूसरा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अगर मकान जो है सिर्फ रहने के लिए यूज किया जा रहा है तो भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन अगर स्वयं के बिजनेस के लिए अगर यूज किया जा रहा है, मकान अपना है लेकिन आप उसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तीसरा हेड है आय का, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें चला जाएगा। इसी तरह पेइंग गेस्ट, फिर से समझ लीजिए, व्यावसायिक भवन वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछता है, अगर आपने अपना मकान अपने व्यवसाय में यूज़ किया है तो उससे जो भी इनकम होगी वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में मानी जाएगी, उस ऐसे मकान से होने वाली है। दूसरी चीज़, अगर आपने उस मकान को अपने व्यवसाय के किसी भी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, कर्मचारियों को रहने के लिए दे रहे हैं,
कोई मशीन वगैरह व्यवसाय के लगा दे रहे हैं, कुछ भी व्यवसाय के लिए अगर आपने यूज़ किया है तो व्यावसायिक बिल्डिंग हो गई, और उससे होने वाली आय प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी। क्लियर। इसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम पेइंग गेस्ट। अगर आपने मकान में पेइंग गेस्ट रखते हैं उससे जो इनकम होती है, तो पेइंग गेस्ट जब आप रखते हैं तो उसके खाने का पीने का बहुत सा जो है खर्चा होता है, सब कंबाइंड रूप से आपको मिलता है, सब जोड़ जाड़ के आप पेइंग गेस्ट से रहते हैं। जैसे आप बड़े शहरों में जाएंगे तो रहने के दो तरीके, या तो आप मकान किराए पे ले लीजिए और फिर जो है अपने खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि या तो आप जो है पेइंग गेस्ट के रूप में रहिए। पेइंग गेस्ट के रूप में रहने से जो है सबसे बड़ा, पेइंग गेस्ट के रूप में अगर आप रहते हैं तो सबसे बड़ा आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, वो सब चीज़ जो है जहाँ रहेंगे वही देगा, और उसका एक कंबाइंड पैसा वो लेगा आपसे, इकट्ठा पैसा। तो ये अगर ऐसा है तो वो भी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही जाएगी। ऐसी इनकम उसका मकान से कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर कंबाइंड किराया, अगर मकान के साथ साथ बहुत सी चीज़ें वो देता है, बिजली पानी अन्य कई चीज़ों की सुविधाएं वो देता है मकान, जिसका मकान है वो, और उसके बदले में कोई कंबाइंड रेट लेता है। उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, कितना मकान का हुआ, कितना रेंट का हुआ, कितना खाने का हुआ, कितना अदर चीज़ों का हुआ, तो उसको ज्वाइंट रेंट बोलते हैं, जब कई चीज़ों का रेंट एक में मिलाकर आता है। और वहाँ अगर मकान का रेंट अलग नहीं किया जा सकता है तो उसको ज्वाइंट रेंट को भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएंगे। तो आपने देखा किराए पर मकान है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। स्वयं रहने का सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ये भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन बिजनेस की बिल्डिंग है, बिजनेस के लिए यूज हो रही है, अपने बिजनेस के लिए, सेल्फ के बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस में आएगी। अगर पेइंग गेस्ट है तो भी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी। ज्वाइंट रेंट है, कई चीज़ों का किराया जोड़ के आपको मिलता है, ठीक है, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि पेइंग गेस्ट से होने वाली इनकम किस हेड में जो है टैक्सेबल होगी, किस शीर्षक में। आय के 5 सोर्स हैं, मैंने पहले भी बताया है कि देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दूसरा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन थर्ड है, कैपिटल गेन चौथा है, और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 सोर्सेज है ना, फिर से सुन लीजिए। इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन से आय, सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आय, तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसको पीजीबीबी भी बोलते हैं लोग, वो तीसरा हेड है व्यवसाय एवं पेशे के लाभ, चौथा है पूंजी लाभ कैपिटल गेन, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हमने देखा कि अगर जो मकान है वो अगर अपने किराए पे दे दिए हैं, हमने किराए पे दे दिया है, ठीक है, या हम अपने रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बस वही 2 मकान जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, और उन्हीं दिनों को हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर में पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि अगर इनकम टैक्स लगता है मकान पर तो किस आधार पर लगता है। तो इनकम टैक्स जब आप पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान देंगे कि इनकम टैक्स जो है वार्षिक मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। तो सबसे पहले एनुअल वैल्यूज, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपसे पूछता है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में पूछेगा कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत जो कर लगाया जाता है वो किस आधार पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स इज चार्ज अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ, तो बताएंगे एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य के आधार पर क्या किया जाता है, कर लगाया जाता है। तो वार्षिक मूल्य कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग सेकंड पेज देखेंगे। ये पेज देखिए, वार्षिक मूल्य से पहले देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है।
पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होती है। ये कैसे निकलेगा? अब मान लिया आपका मकान है, आपने किराए पर दे दिया। सबसे पहले तो हमने देखा कि पहली टर्म से कि हमारा मकान हो, हमने उसको किराए पर दे दिया। ठीक है, किराए पर दे दिया तो वो आप देखना पड़ेगा कि जहां आपका मकान है क्या वो रेंट कंट्रोल एक्ट यानी किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है, या फिर उस शहर में किराया रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लागू होता है। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट यानी किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत मकान आता है, वहां उस शहर में उस स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, तो आप 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहले ए का कैलकुलेशन करेंगे। ए में क्या क्या है? पहले कैपिटल ए के अंतर्गत देखिए, ए म्यूनिसिपल वैल्यू, क्वेश्चन में दी रहेगी म्यूनिसिपल वैल्यू नगरपालिका मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, नगरपालिका कितना आकलन करती है आपके मकान का वार्षिक मूल्य। फेयर रेंट, मार्केट के हिसाब से उचित किराया इसको कहते हैं आप। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले नोट करेंगे, फेयर रेंट मीन्स उचित किराया। मार्केट में एनुअल मार्केट के आधार पर वार्षिक किराया कितना हो। सी स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत मानक किराया जो होता है तय हो जाता है कि इससे ज़्यादा किराया नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए या बी, म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट में जो अधिक होगा, लेकिन सी से लेस देन सी, लेकिन सी से कम होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले और दूसरे में जो अधिक हो लेकिन सी से अधिक नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए 1 लाख म्युनिसिपल वैल्यू है, 1.5 लाख फेयर वैल्यू, दोनों में अधिक तो 1.5 लाख है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट 1.25 लाख 1,25,000 रुपये है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट होगा, क्योंकि दोनों में से जो भी राशि अधिक होगी वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला कि म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो अधिक हो, लेकिन जो अमाउंट आएगी जो भी अधिक होगी उसका कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट से करिएगा। ठीक है, वो अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक है तो फिर स्टैंडर्ड रेंट को ही एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाएगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट बी पार्ट, सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या होता है? जितने पे आपने किराए पर उठाया है प्रॉपर्टी को, जितना किराया साल भर का आपको मिल रहा है, जो रेंट आप रिकवर कर रहे हैं वही एक्चुअल रेंट है। अब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट जो दोनों में अधिक होगा वही क्या कहलाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए, ए में 2 स्टेप है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, जो दोनों में अधिक हो लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से कम होना चाहिए, वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा। फिर जब एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा तो बी वाला पोर्शन लगेगा, एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट जो दोनों में अधिक हो। ठीक है ना, विच इज ग्रेटर, वही आंसर हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, अगर मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड रेंट वाली टर्म खत्म हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, इन तीनों में जो अधिक होगा वही जो है क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य होगा। और तीसरा है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, यानी कि अपने रहने का मकान। अगर आप अपने खुद रह रहे हैं मकान में तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इनकम टैक्स एक्ट में 0 मान ली जाती है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू पढ़ी, एनुअल वैल्यू नहीं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है आप देखेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 बार 2 तरीके से निकाली गई है। एक बार हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत मैंने बताया, और एक बार ऐसे हाउसेस जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जहां जिस स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता वहां के हाउसेस के लिए, जहां रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता है वहां तो स्टैंडर्ड रेंट का कोई काम नहीं है। डायरेक्ट 3 चीज लेंगे हम, ए बी सी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, जो तीनों में अधिक होगा वही ले लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
लेकिन जहाँ स्टैंडर्ड रेंट है वहाँ डायरेक्ट नहीं करना है, वहाँ पहले म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो अधिक हो, लेकिन ये अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 है, फेयर रेंट म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 है और फेयर रेंट 60,000 है, जो अधिक तो 60,000 हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड रेंट दिया है 50,000, फिर से तो 60,000 दोनों में अधिक है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट तो 50,000 है ना, फिर स्टैंडर्ड रेंट से आप ज़्यादा नहीं हो सकते। तो स्टैंडर्ड रेंट को ही एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा, और एक्सपेक्टेड रेंट को तब जो है कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल रेंट से। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो इन दोनों में अधिक होता है उसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट मानते हैं, लेकिन उसका कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट से भी कर लेते हैं। और इस प्रोसेस में पहले म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट जो दोनों में अधिक हो, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो अमाउंट आएगी उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट का कंपेयर एक्चुअल रेंट, यानी एक्चुअल रेंट क्या होता है, जिस पर मकान जिस रेंट पे हम एक्चुअल में किराए पे दिए हैं वो रेंट, दोनों में जो अधिक होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा हम शुरुआत करेंगे यहां पे। देखिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर आप म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, यानी कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, अगर मकान मालिक ने कुछ जो है कर दिया है, करदाता ने म्युनिसिपल टैक्स दिया है, तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटा दिया जाएगा और एनुअल वैल्यू आ जाएगी। और इसी वार्षिक मूल्य के आधार पर मकान पर कर लगता है, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है। ठीक है, कुछ समझ में आया आप लोगों के? तो ध्यान देंगे, आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज कैसे कैसे पूछेंगे कि इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो किस बेसिस पर चार्ज किया जाता है? तो पहला आंसर होगा एनुअल वैल्यू, यानी वार्षिक मूल्य के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, पेइंग गेस्ट से होने वाली आय, इनकम फ्रॉम पेइंग गेस्ट, किस शीर्षक में टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स में? तो 5 शीर्षक है। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा जो है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन, और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आप बताएंगे कि वो बिजनेस है, पेइंग गेस्ट बिजनेस की इनकम मानी जाए। अगर आपने अपनी बिल्डिंग अपने व्यवसाय के लिए प्रयोग किए है, क्वेश्चन घुमा के देगा कि अगर आपके व्यवसाय के कर्मचारी किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, if employees of your business are living in a building, then income from that house will be income from business, profit and gain will be taxable under head profit and gain from business and profession। ठीक है, तो वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर हमारे व्यापार के कर्मचारी किसी मकान में रहते हैं तो उस मकान से होने वाली आय व्यापार एवं पेशे की आय होगी। ठीक है ना। तो ये था आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर पहला लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि सेकंड पार्ट में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसमें कौन कौन सी डिडक्शन दी जाती है। धन्यवाद।